5600 करोड़ से 30,000 करोड़ सिर्फ 8 सालों में। ये है मंथली एसआईपी कंट्रीब्यूशन की कहानी। नवंबर 2017 से नवंबर 2025 तक 5 गुना का एक्सप्लोजन। आपको जो एसआईपी बुक में आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट हियर इज द हार्श ट्रूथ। जो 99% इन्वेस्टर्स ये थीम को तब खरीदते हैं जब ये ऑलरेडी 100 से 200% बढ़ चुकी होती हैं। हर इन्वेस्टर्स इस थीम को चेस कर रहा है जबकि ये ऑलरेडी हीटेड है। आज के टाइम में आपको जो सेक्टर दिखाई देगा, मेटल सेक्टर हॉट है, एरोस्पेस हॉट है, या फिर सीडीएमओ, और मेजॉरिटी लोग खरीदते हैं जब वैल्यूएशंस पहले से ही आपको काफी ज्यादा हाई देखने को मिलेगा। असली सवाल ये है, क्या अभी भी राइट टाइम है कैपिटल मार्केट थीम में इन्वेस्ट करने का, या हम बहुत लेट हो चुके हैं? और सबसे बड़ा जो सवाल है, अगले आने वाले 2 साल में अगर मार्केट 40% क्रैश हो जाए तो क्या होगा इन कंपनीज का, जो कंपनी आपको कैपिटल मार्केट थीम में काम करती हुई नजर आएंगी। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वन थीम जो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगती है नेक्स्ट 10 टू 15 इयर्स के लिए। पहले हम समझेंगे कि ये जो कैपिटल मार्केट थीम है उनमें जो कंपनीज एक्चुअली कौन कौन सी कंपनीज काम करती हैं और कैसे वो कंपनीज पैसे को कमाती हैं। फिर हम देखेंगे रियल डेटा, क्या ये जो थीम है अगले 10 से 15 सालों के लिए प्रॉमिसिंग है, या फिर वो एग्जिस्ट कर पाएंगी 15 साल तक या फिर नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हम बात करेंगे रिस्क के बारे में जो कोई नहीं बताता, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं समझेंगे आप पैसा नहीं बना पाएंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये थीम क्यों इतना ज्यादा स्पेशल है? देखो, हर महीना हर साल कोई ना कोई नया सेक्टर जो है वो पॉपुलर हो जाता है, लेकिन कैपिटल मार्केट थीम उन सभी थीम से बहुत ज्यादा अलग है। इसे आप ऐसे समझो कि जब भी इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती हैं, जब लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, तो इन पूरे सिस्टम में जो कंपनी काम करती हैं वो भी साथ साथ पैसे को कमाती हैं, साथ साथ ग्रो करती हैं। ये थीम की कुछ अच्छी बातें हैं जो ऑलमोस्ट सभी केपीआईज हैं जो कि मैं एक अच्छे बिजनेस में देखता हूं, वो आपको इन कंपनीज में देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो है एसेट लाइट मॉडल। ये कंपनी कैपेक्स हैवी नहीं होती हैं, कोई भी फैक्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती है, ना मशीनरी की जरूरत पड़ती है, जस्ट टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दूसरा जो है वो है हाई आरओई और हाई आरओसीई। रिटर्न ऑन इक्विटी जो होती है वो ऑलमोस्ट आपको देखने को 20-30% के रेंज में ये कंपनी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देती है। थर्ड है जीरो डेट या नेग्लेजिबल डेट, क्योंकि उन्हें जो हैवी बोरोइंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री होती हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है हाई ग्रोथ पोटेंशियल। लेकिन एक चीज जो आपको बहुत ध्यान देनी चाहिए, एक निगेटिव पॉइंट है जो कि हाई साइक्लिसिटी होती है ड्यूरिंग बुल मार्केट। ये जो कंपनी होती है वो एक्सट्रीमली बढ़िया करती हैं, वेल करती हैं, बट ड्यूरिंग करेक्शन ये बेयर मार्केट में आपको जो रेवेन्यू होता है और इनका जो प्रॉफिट होता है, दोनों सिग्निफिकेंटली आपको ड्रॉप होते हुए देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इन साइक्लिसिटी को समझ लेते हैं तो एक्चुअली आप यूज कर सकते हैं इसे अपने बेनिफिट्स के लिए। तो मार्केट जब भी करेक्ट हो, जब भी कुछ परसेंट से 5-10% से करेक्ट हो, तो जो ये कंपनी होती हैं वो भी गिरती हैं, तो आप इनको एक्युमुलेट कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है अगर आप समझते हैं तो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस थीम में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। सिंपली एक्सप्लेन, कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की, एएमसीज की। ये वो कंपनी है जो म्यूचुअल फंड मैनेज करती हैं। जब आप एसआईपी करते हैं, आपका पैसा इन कंपनीज के माध्यम से, इन कंपनीज के थ्रू जो होता है वो इन्वेस्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। फॉर इंस्टेंस एचडीएफसी एएमसी हो गया, निपॉन इंडिया एएमसी हो गया, और रिसेंटली लिस्टेड अगर हम बात करें कंपनी की तो वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। इनका जो रेवेन्यू मॉडल होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो एयूएम पे 1% चार्ज करते हैं एज अ मैनेजमेंट फी।
तो जितना ज्यादा इनका एयूएम होता है उतना ज्यादा रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। सेकेंड कैटेगरी है ब्रोकरिंग और वेल्थ मैनेजमेंट की। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप स्टॉक्स को बाई और सेल करते हैं या अपना वेल्थ मैनेज करवाते हैं। ब्रोकरेज कंपनी जो होती हैं वो इंक्लूड करती हैं, इनमें जो कंपनी आती हैं वो आपको एंजल वन देखने को मिलेगी, ग्रो देखने को मिलेगी, जीरोधा, लेकिन ये अनलिस्टेड है। ये प्रीडोमिनेंटली ब्रोकरिंग पर फोकस करते हैं, लेकिन स्लोली ये जो कंपनी है वो वेल्थ मैनेजमेंट में भी मूव कर रही है। अगर हम प्योरली प्ले वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की अगर हम बात करें, तो जैसे कि 361 हो गया, नुआमा वेल्थ हो गए, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को कैटर्स करती हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ये कैटर करती हैं। देन आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, जैसे कि प्रोडेंट कॉर्पोरेशन हो गया, आनंद राठी हो गया। इनका जो मॉडल है वो है म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना और उन पर जो कमीशंस अर्न करना। थर्ड कैटेगरी है डिपॉजिटरीज और आरटीएस की। थिंक ऑफ डिपॉजिटरीज लाइक अ डिजिटल लॉकर फॉर योर शेयर्स। जब भी आप स्टॉक्स खरीदते हैं वो फिजिकली आपके पास नहीं आते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज होते हैं। इंडिया में सिर्फ दो डिपॉजिटरी हैं, सबसे पहला जो है वो सीडीएसएल और दूसरा एनएसडीएल। ये पर्टिकुलरली एक डुओपॉली है। आरटीएस यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर्स एजेंट, ये कंपनी मेंटेन करती है इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड को जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है, जैसे कि डिविडेंड मिलता है या फिर बोनस स्प्लिट होते हैं, तो आरटीएस हैंडल करते हैं। अगेन यहां भी सिर्फ दो कंपनी जो है वो मेजर प्लेयर हैं। सबसे पहली जो कंपनी है वो है कैम्स, दूसरी जो कंपनी है वो है केफिन टेक्नोलॉजी। फोर्थ कैटेगरी है एक्सचेंजेस की। एक्सचेंजेस आर द प्लेटफॉर्म जहां बाइंग और सेलिंग होती है। बीएससी और एनएससी जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एमसीएक्स है कमोडिटी एक्सचेंजेस। करेंटली केवल बीएससी और एमसीएक्स जो है वो लिस्टेड हैं, एनएससी अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। और जो लास्ट और फिफ्थ कैटेगरी है वो है इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग कंपनीज की। ये कंपनी थोड़े डाइवर्सिफाइड हैं, कुछ लेंडिंग करती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करती हैं, कुछ एसेट को मैनेज करती हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आखिर क्यों हो रही है ये ग्रोथ एंड क्या ये जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है। सबसे पहला गो ड्राइवर है वो है डीमेट अकाउंट का एक्सप्लोजन। 2015 में जो इंडिया में सिर्फ 2 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, आज 2025 में हो गए हैं 21 करोड़ डीमेट अकाउंट। आज 2025 में हम हैं 21 करोड़ डीमेट अकाउंट पर। ये है 10x ग्रोथ इन जस्ट 10 ईयर। बट हियर इज व्हाट फैसिनेटिंग, ये सिर्फ अकाउंट ओपनिंग नहीं है। एज अकाउंट मेच्योर, जैसे जैसे अकाउंट मेच्योर होती जाएंगी, तीन चीजें हैं जो होती हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है एवरेज अकाउंट साइज बढ़ता है, मोर मनी जो है एज पर द अकाउंट जो है वो आती है। दूसरी जो है वो है ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, मोर एंड मोर ट्रांजेक्शंस होते हैं। तीसरी चीज है इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो बढ़ता है, आईपीओ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जो लोग हैं वो शिफ्ट होते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मेजॉरिटी फैमिलीज में 4 से 5 जो है वो डीमेट अकाउंट हैं। इनिशियली लोग खोलते थे कि आईपीओ अप्लाई करने के लिए, बट ग्रेजुअली वो समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जो वेल्थ क्रिएशन है उसकी पावर क्या है। सेकेंड ड्राइवर है एसआईपी का रिवोल्यूशन। नवंबर 2017 से 5600 करोड़ मंथली एसआईपी, नवंबर 2025 में बढ़ के हो जाता है 30,000 करोड़ मंथली एसआईपी। ये ग्रोथ लीनियर नहीं है। इनिशियल ईयर में 2017 से 19 तक बहुत स्लो था, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप में। देन कम्स द मदर ऑफ ऑल बुल रन्स 2020 से 2024। एंड देखिए कैसे ये जो एसआईपी बुक है वो एक्सप्लोड हुआ। बट लेट मी कम टू द स्ट्रक्चरल पार्ट। भले ही जो नेक्स्ट ईयर का वो ग्रोथ है वो आपको टेम्पोरली देखने को मिले, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि अगले 5 से 6 सालों में जो मंथली एसआईपी बुक है वो क्रॉस कर जाएगी 50,000 करोड़। दैट्स अराउंड 1.7x फ्रॉम द करेंट लेवल। तो इमेजिन द काइंड ऑफ मनी जो फ्लो होगी इंडियन इक्विटी मार्केट में। एंड ये सारा पैसा जो है वो कहां जाएगा? थ्रू एएमसीज, थ्रू ब्रोकर्स, थ्रू डिपॉजिटरीज। तो ये पैसा जो है इन सारी कंपनीज में जाएगा। थर्ड जो ग्रोथ ड्राइवर है वो है इक्विटी का। एलोकेशन इज स्टिल लो अकॉर्डिंग टू सेबी रिसर्च रिपोर्ट। इक्विटी एलोकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड सेविंग इन इंडिया
jump from 2.5% in FY20 to 5.1% currently। हाँ, ये डबल हुआ है, बट स्टिल ये है सिर्फ 5.1%। मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की जो सेविंग होती है अभी भी जाती है कहाँ? गोल्ड में जाती है, फिक्स डिपॉजिट्स में जाती है, पीपीएफ, रियल एस्टेट में। ये अभी भी जो है वो डोमिनेट करते हैं। सिंपल पुट, इक्विटी मार्केट में इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले टाइम में एज अ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। एंड जो नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर है वो है डिजिटल रेवोल्यूशन। कुछ साल पहले तक डीमेट अकाउंट खोलना था एक पेनफुल प्रोसेस था। जो डॉक्यूमेंट थे उसको कुरियर करना पड़ता था, फिजिकल वेरिफिकेशन को कराना पड़ता था, वीक और मंथ लग जाते थे पहले जो प्रोसेस था। आज फ्यू सेकेंड में अगर आपके पास स्मार्टफोन है या आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो बस आप तुरंत अपना अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। तो डिजिटल केवाईसी हो गया, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग हो गया। तो ये जो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिंग है एंड ये वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर है जो कि इन्वेस्टिंग में आपको देखने को मिलता है। देखो, जो पांचवा ग्रोथ ड्राइवर है वो है रिटर्न्स वर्सेस ट्रेडिशनल ऑप्शन। एफडी रेट आज के टाइम में अराउंड 5 से 7% इंटरेस्ट देता है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो योर पोस्ट टैक्स रिटर्न जो होते हैं वो केवल 5 से 6% बनेंगे और इन्फ्लेशन 6% अराउंड। इन अदर वर्ड, आप एक्चुअली लॉस कर रहे हैं परचेज। इक्विटी हिस्टोरिकली हैज डिलीवर 12 से 15% कैगर लॉन्ग टर्म में। इवन अगर हम कंजर्वेटिव अज्यूम करें तो 12 से 13% का जो इक्विटी में आपको रिटर्न मिल सकता है, स्टिल सिग्निफिकेंट बेटर देन एफडीज। जो सिक्स्थ ग्रोथ ड्राइवर है वो है डेमोग्राफिक्स की। इंडिया है नॉट जस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, हम हैं यंगेस्ट पॉपुलेशन ग्लोबली एंड मोर यंग पीपल ज्वाइन वर्कफोर्स। तो ब्लू कॉलर जॉब हो गया, व्हाइट कॉलर जो जॉब हो गए, उनमें यंग फोर्स जो है वो जैसे जैसे जाएंगे, दे हैव डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम टू इन्वेस्ट। उनके पास पैसा आएगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे। एंड यंग जनरेशन हैज रिस्क एपेटाइट। उनका जो इक्विटी में समझ जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके पास रिस्क एपेटाइट है। इफ समवन ऑन 50,000 मंथली एंड एक्सपेंस 25,000, तो रिमेनिंग 25,000 को वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड इक्विटी इज बिकमिंग देयर प्रीफरेबल चॉइस। फाइनेंशियली लिटरेसी एंड जो रेगुलेशन का जो सपोर्ट है, थैंक्स टू सेबी एंड एमफी, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई। लोग अब समझते हैं एसआईपी की पावर, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। अर्लियर जब भी मार्केट करेक्ट होता था तो लोग पैनिक करते थे, आज लोग यूज करते हैं करेक्शन को बाई ऑन अ डिप करने के लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में। तो सवाल ये है, इन सब में कौन सबसे प्रॉमिसिंग है? एएमसीज। एसआईपी ग्रोथ की डायरेक्ट फायदा जो है इनको मिलता है। जितना ज्यादा एसआईपी उतना ज्यादा पैसा जो है वो एएमसी के पास आता है मैनेज करने के लिए, तो उतना ही ज्यादा जो है वो फीस चार्ज करते हैं। उनके पास फीस आती है जितना ज्यादा एसआईपी ओपन होते हैं। अच्छी बात क्या है कि कम खर्चा होता है और ज्यादा प्रॉफिट होती है। पैसा जो है वो बढ़ता है तो मार्जिन भी बढ़ता है। हर महीना जो है उनको प्रिडिक्टेबल इनकम मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम जो है, जब मार्केट गिरता है, लोग पैसा निकालते हैं, एएमसी का जो इनकम है वो भी डिस्प्रोपोर्शनेट गिरता है। फिर आता है डिपॉजिटरी डुअल पॉली का फायदा। सीडीएसएल और एनएसडीएल बस यही दो हैं। हर डीमेट अकाउंट को इन्हीं में से एक को चूज करना पड़ता है। ये पैसा कैसे कमाती हैं? हर अकाउंट के लिए एनुअल चार्जेस होता है, वो लगता है। हर ट्रांजैक्शन पे कुछ चार्जेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। बेस्ट पार्ट है, जैसे अकाउंट बढ़ते हैं इनकी जो इनकम होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है। 21 करोड़ से अगर 30 से 35 करोड़ हुआ तो रेवेन्यू भी उतना ही बढ़ेगा। नेक्स्ट है ब्रोकरिंग, जो कि ट्रांजैक्शन से पैसा कमाती हैं, जैसे कि एंजल वन हो गई, ग्रो हो गई, जैसी जो कंपनियां होती हैं वो ट्रांजैक्शन से पैसा कमाती हैं। हर ट्रेड पर थोड़ा कमीशन चार्ज करती हैं। तो ज्यादा डीमेट अकाउंट मतलब कि ज्यादा ट्रेडिंग, मतलब ज्यादा रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाती है। लेकिन जो कंपटीशन होता है वो यहाँ बहुत ज्यादा है और सेबी ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं जो एफएनओ ट्रेडिंग को थोड़ा कम कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है आरटीएस का। ये एक डुअल पॉली बिजनेस है जिसमें कैम्स और केफिन काम करते हैं। ये म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टर सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं।
जो कि इन म्यूचुअल फंड में काम कंपनीज करती हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। सिमिलर टू डिपॉजिटरी, स्केलेबल बिजनेस है, कम कंपटीशन है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या रिस्क है इस कैपिटल मार्केट में। सबसे पहला जो रिस्क है वो है मार्केट के साथ अप एंड डाउन होती हैं, सबसे बड़ा रिस्क है। 2020 से 2024 में जो मार्केट बढ़ा तो स्टॉक मार्केट बहुत बढ़े। 2018 और 19 में मार्केट फ्लैट रहा तो स्टॉक्स में आपको मूवमेंट ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर तुम पीक पे खरीदोगे तो फिर लंबा समय तक आपको वेट करना पड़ सकता है। दूसरा जो रिस्क है, सेबी का न्यू रूल्स। रिसेंटली सेबी ने एफएनओ ट्रेडिंग में कुछ जो रिस्ट्रिक्शन है वो लाई। इससे ब्रोकरेज कंपनीज को नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में। फ्यूचर में भी ऐसे नए रूल्स आ सकते हैं जो कि कंपनी के ग्रोथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को नुकसान कर सकते हैं। तीसरा रिस्क है मार्केट करेक्शन का असर। अगर मार्केट 30 से 40% गिर जाए तो लोग म्यूचुअल फंड से अपना जो पैसा है वो निकालने लगेंगे। नए अकाउंट जो है वो कम खुलेंगे, ट्रेडिंग जो है वो कम से कम हो जाएगी। तो जो सब कैपिटल मार्केट की जो कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज हर्ट होंगी। फोर्थ रिस्क है महंगी वैल्यूएशंस। बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी बहुत महंगे हैं। जो पीई रेशियो है आपको 30-40x देखने को मिलेगा। अगर ग्रोथ स्लो हुआ या मार्केट गिरा तो प्राइस और भी गिर सकती है। पांचवा जो रिस्क है वो है कंपटीशन बढ़ रही है। जीरो ब्रोकरेज, डिस्काउंट ब्रोकरेज, सब जो कंपनी है वो compete कर रही है, मार्जिन पर भी प्रेशर है। और जो छठवां रिस्क है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंस चाहिए। भले ही सब ठीक हो, रिटर्न्स को आने में टाइम लगता है, 2-3 साल वेट करना पड़ सकता है। सबके पास इतना पेशेंस नहीं होता। तो बड़ा पिक्चर क्या है, कैपिटल मार्केट थीम अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हैं, डेमोग्राफिक सपोर्ट कर रहा है, इसके डिजिटलाइजेशन इसमें हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सब इसके सपोर्ट कर रहे हैं। जो कंपनी इन दिस स्पेस आर वर्किंग, जो सारी कंपनी इसमें काम कर रही है, एसेट लाइट बिजनेस है, हाई आरओई है, जीरो डेट है एंड हाई ग्रोथ है। ये सब आप जब देखोगे किसी भी कंपनी में तो ये एक परफेक्ट थीम है। देखो, द हार्श ट्रूथ है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं व्हेन स्टॉक ऑलरेडी रैलिड 100% 200% से, यू आर टेकिंग हाई रिस्क। वैल्यूएशन जो है वो एक्सपैंड कर गया है, जो कि ऑलरेडी उस स्टॉक्स में आपको वैल्यूएशन जो है वो महंगे हो गए हैं। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है? सबसे पहला जो अप्रोच है, इन बिजनेस को अच्छे से आप समझो, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बनाओ। दूसरा जो है, जब मार्केट गिरे और ये जो स्टॉक्स हो वो करेक्ट हो और वैल्यूएशंस अच्छी हो तब आप खरीदो, इफोरिया में तो बिल्कुल नहीं। तीसरा है, जो लॉन्ग टर्म सोचो, ये 10 से 15 साल के थीम है, 1-2 साल के नहीं है। और जो चौथा है वो है क्वालिटीज। कंपनीज, ऐसे कंपनीज पे फोकस करो जो कि अच्छे मार्केट शेयर में अच्छे काम कर रही है, गवर्नेंस उनका बहुत ही अच्छा है। याद रखो, हम सब इन सर्विस को यूज करते हैं, जैसे कि डीमेट अकाउंट हो गया वो हम यूज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड को हम यूज करते हैं, ब्रोकरिंग, ये हम सब एडवांटेज की तरह हम इसको देख सकते हैं क्योंकि हम इसको समझते हैं, इनके बिजनेस को हम समझते हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो करेक्शन में क्वालिटीज कंपनी को खरीदते हैं और डिकेड तक होल्ड करते हैं, उन कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।